स्वागत। आज हम पैसे के इर्द गिर्द जो सोच है, जो भावनाएं हैं, उस दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ हिसाब किताब या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात नहीं होगी। नहीं, ये बात है उस साइकोलॉजी की जो हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को चलाती है। हमारे पास मॉर्गन हाउसेल की एक बहुत ही मशहूर किताब है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और हम उसके कुछ खास आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद यही है कि हम ये समझें कि पैसे को लेकर हमारी सोच बनती कैसे है और क्यों हम लोग, मतलब चाहे कितने भी समझदार क्यों न हो, कभी-कभी बिल्कुल अतार्किक, इरैशनल फैसले ले लेते हैं पैसे को लेकर। और शुरू करने के लिए एक बहुत ही, क्या कहूँ, चौंकाने वाली बात जो इस किताब से निकलती है कि पैसे के मामले में आप कितना अच्छा करते हैं, ये इस पर कम निर्भर करता है कि आप जानते कितना है, बल्कि इस पर ज्यादा निर्भर करता है कि आपका बर्ताव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। क्या ये वाकई इतना सीधा है? क्योंकि हम तो हमेशा ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी बात है, लेकिन अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, हम फाइनेंस को कैसे देखते हैं? गणित, चार्ट्स, स्प्रेडशीट्स का खेल जैसे कोई पक्का साइंस हो। लेकिन असलियत में ज़मीन पर ये इंसानी भावनाओं का, हमारी अपनी पर्सनल हिस्ट्री का, हमारे अजीब व गरीब पूर्वाग्रहों का, और हाँ, अक्सर बिल्कुल अतार्किक व्यवहार का मैदान ज्यादा है। सिर्फ नंबर्स देखना वो तो कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। ऑजिल के ये जो विचार हैं वो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि भाई देखो, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ आपके आईक्यू या आपकी डिग्री पर डिपेंड नहीं करती। असल में धैर्य, अनुशासन, अपनी भावनाओं को, खास तौर पर डर और लालच को संभालना और एक लंबी अवधि का नजरिया रखना, ये गुण शायद किसी मुश्किल फाइनेंस मॉडल को समझने से भी कहीं ज्यादा जरूरी साबित होते हैं। और हाँ, इसी से जुड़ी एक और पहेली है जिसे समझना जरूरी है। वो है किस्मत बनाम कौशल का मामला, मतलब लक वर्सेस स्किल। अक्सर जब हम कामयाब होते हैं तो हमें लगता है ये सब हमारी मेहनत और हमारी काबिलियत का नतीजा है, और जब फेल होते हैं तो हम कहते हैं किस्मत खराब थी या हालात ठीक नहीं थे। लेकिन पैसों की दुनिया में, खासकर इन्वेस्टमेंट में, लक या संयोग का रोल बहुत बड़ा होता है। अक्सर हम उसे देखना नहीं चाहते, पर होता है। इसे मानना थोड़ा मुश्किल है, पर मानना जरूरी है। इसी से जुड़ा एक और आइडिया जो किताब में है वो है पर्याप्त का, मतलब इनफ का कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग जिनके पास सच में बहुत कुछ है, वो भी और ज्यादा के पीछे भागते रहते हैं। ये एक लाइन खींचना कि बस इतना काफी है, ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? और फिर वो एक और दिलचस्प फर्क है अमीर यानी रिच होने और धनी यानी वेल्दी होने के बीच। सुनने में तो ये शब्द एक जैसे लगते हैं, शायद पर्यायवाची भी मान ले, लेकिन किताब कहती है कि इनमें जमीन आसमान का अंतर है। अमीर होना शायद दिखता है, पर जो असली धन है, वेल्थ, वो अक्सर छुपा हुआ होता है, अदृश्य होता है। चलिए, इन दोनों बातों को, इनफ और रिच वर्सेस वेल्दी, थोड़ा और समझते हैं। तो अमीर दिखना और असल में धनी होना, ये अंतर क्या है और क्यों ये इतना जरूरी है समझना? किताब इस पर क्या कहती है? क्योंकि समाज में तो अक्सर अमीरी का जो दिखावा है उसी को कामयाबी मान लिया जाता है। अल है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। देखिए, अमीर होना अक्सर आपकी अभी की इनकम या आपने हाल में जो खर्चे किए हैं उससे जुड़ा होता है। जैसे महंगी कार, बड़ा सा घर, डिजाइनर कपड़े, वो शानदार छुट्टियां, ये सब अमीरी के बाहरी निशान हैं। ये दिखाता है कि हाँ, आपके पास पैसा आ रहा है और आप उसे खर्च भी कर रहे हैं। ये दिखता है, लोगों को इम्प्रेस करता है, लेकिन ये टिकाऊ हो जरूरी नहीं। आज है, कल शायद ना हो। दूसरी तरफ धनी होना, या जिसे वेल्थ कहते हैं, उसका मतलब है वो संपत्ति जो आपने बचाई है और इन्वेस्ट की है। ये वो पैसा है जो आपने कमाया पर उड़ाया नहीं। ये आपके बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा हो सकता है, आपके स्टॉक्स, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपकी प्रॉपर्टी, मतलब वो चीजें जो आपके लिए और पैसा बना रहे हैं या कम से कम अपनी वैल्यू बचाए हुए हैं। और सबसे जरूरी बात, ये वेल्थ आपको आजादी देती है, चॉइस देती है, सुरक्षा देती है। अच्छा। अक्सर दिखती नहीं है। आप किसी को महंगी कार चलाते देख सकते हैं, पर आप ये नहीं देख सकते कि उनके बैंक अकाउंट में या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है। सच्चा धन पर्दे के पीछे रहता है। हाउसल का एक बहुत दिलचस्प तर्क है कि अमीर दिखने की जो चाहत होती है ना, वो अक्सर लोगों को धनी बनने से रोक देती है। अच्छा, कैसे? क्योंकि वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बाहरी दिखावे पर, स्टेटस सिंबल पर खर्च कर देते हैं, बजाय उसे बचाने और बढ़ाने के।
वो जो दिखावे की इच्छा है वो भविष्य की सुरक्षा और आजादी की जरूरत पर भारी पड़ जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है। मतलब वो इंसान जो शायद बिल्कुल साधारण सी गाड़ी चला रहा है और नॉर्मल कपड़े पहनता है, वो उस आदमी से कहीं ज्यादा वेल्थी हो सकता है जो लेटेस्ट लग्जरी कार में घूम रहा है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है कि हम सक्सेस को देखते कैसे हैं। अच्छा, अब उस इनफ वाली बात पर आते हैं। ये जानना कि कब रुकना है, ये इतना मुश्किल क्यों है? आपने सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन का जिक्र किया था। हाँ, सोशल कंपैरिजन इसका एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा कारण है। हम इंसान हैं और हमारा स्वभाव है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। मेरे पड़ोसी के पास क्या है, मेरे साथ काम करने वाला कहाँ छुट्टी पर गया। और सोशल मीडिया ने तो इस आग में घी डालने का काम किया है। ये तो है। ये एक 24 घंटे चलने वाला तमाशा बन गया है जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फिल्टर्ड वर्जन दिखा रहा है। हाँ, तो ऐसे माहौल में हमेशा हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा कमाता हुआ, ज्यादा कामयाब दिखता हुआ या ज्यादा खुश नजर आता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर आप अपना इनफ का पैमाना दूसरों की जिंदगी देखकर तय करेंगे तो वो जो फिनिश लाइन है वो हमेशा आपसे दूर भागती रहेगी। आप कभी संतुष्ट महसूस ही नहीं करेंगे, चाहे आपके पास कितना भी क्यों ना आ जाए। इसे हिडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। मतलब आप भागते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं, खुशी के मामले में। हेडोनिक ट्रेडमिल। इसीलिए इनफ की अपनी बिल्कुल पर्सनल परिभाषा तय करना बहुत बहुत जरूरी है। और ये परिभाषा बाहर की दुनिया से नहीं आनी चाहिए, ये आपके अंदर से आनी चाहिए। आपके अपने वैल्यूज क्या हैं, आपकी जिंदगी के मकसद क्या हैं, आपको और आपके परिवार को सेफ और खुश महसूस करने के लिए असल में कितना चाहिए, ये सवाल पूछना और इसका जवाब ढूंढना बिना बाहरी स्टैंडर्ड्स या सोशल प्रेशर की परवाह किए, यही सच्ची फाइनेंशियल और मेंटल पीस की तरफ पहला कदम है। ये जानना कि आपको कितनी दौलत चाहिए ताकि आप वो जिंदगी जी सकें जो आप जीना चाहते हैं और अपने वक्त पर आपका कंट्रोल हो, वही असली वेल्थ है। तो ये एक तरह से हुआ कि अपनी रेस खुद तय करो, दूसरों की लेन में मत झांको। ये काफी पावरफुल आइडिया है। अब अगर हम वापस उस बात पर आएं कि व्यवहार ज्ञान से ज्यादा जरूरी है, तो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट में दिखता है। हम सब ने सुना है कि जब मार्केट गिरता है तो लोग घबराकर बेच देते हैं, जबकि कागज पर, मतलब थियरी में, उन्हें पता होता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ठीक हो जाता है। इसे बिहेवियर गैप कहते हैं, है ना? ये काम कैसे करता है असल में? बिल्कुल सही। बिहेवियर गैप या व्यवहार का अंतर, ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये उस फर्क को दिखाता है जो एक इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है, उसके बताए गए रिटर्न और उस फंड में पैसा लगाने वाले असली इन्वेस्टर के कमाए गए रिटर्न के बीच होता है। और अक्सर होता यह है कि इन्वेस्टर का रिटर्न फंड के रिटर्न से कम होता है। और वजह, इन्वेस्टर का अपना बिहेवियर। अच्छा, कम क्यों होता है? होता यह है कि जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, और लालच ये हावी हो जाता है। लोग जोश में आकर ऊंची कीमतों पर खरीद लेते हैं। फिर जब मार्केट गिरता है, और मार्केट का गिरना उतना ही नॉर्मल है जितना उसका चढ़ना, तो डर और घबराहट हावी हो जाती है। लोग नुकसान के डर से नीचे गिरी हुई कीमतों पर अपना इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। अरे हाँ, ये तो होता है। तो ये बिल्कुल सस्ता खरीदो महंगा बेचो वाले बेसिक नियम के उल्टा हो गया। वो असल में महंगा खरीदते हैं, सस्ता बेचते हैं। ये सारे फैसले भावनाओं के आधार पर लिए जाते हैं, लॉजिक के आधार पर नहीं। और यही वो गैप या अंतर पैदा करता है। और समय के साथ ये अंतर बहुत बड़ा हो सकता है और किसी की वेल्थ बनाने की क्षमता को बुरी तरह कम कर सकता है। यहीं पर वो धैर्य, अनुशासन और लंबी अवधि की सोच काम आती है। ये मानना कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, ये सफर का हिस्सा है। और उन मुश्किल वक्त में शांत रहना, अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने देना और अपनी बनाई हुई योजना पर टिके रहना, यही वो सही व्यवहार है जो कोरे ज्ञान से ज्यादा मायने रखता है। और ये आसान नहीं है। इसके लिए एक टेम्परामेंट चाहिए, एक इमोशनल मजबूती चाहिए। ये बात मुझे थोड़ी चौंकाती भी है, और सच कहूं तो थोड़ी राहत भी देती है। चौंकाती इसलिए कि हम सोचते हैं फाइनेंस की दुनिया में सबसे कामयाब वही लोग होते होंगे जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान हो, सबसे कॉम्प्लेक्स मॉडल हो। और राहत इसलिए कि शायद हम जैसे साधारण लोग भी बिना किसी फैंसी डिग्री के सिर्फ सही व्यवहार अपनाकर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल आता है मन में, अगर व्यवहार ही इतना जरूरी है,
तो फिर लोग घंटों इकोनॉमिक न्यूज़ क्यों देखते हैं, रिपोर्ट्स क्यों पढ़ते हैं? क्या वो ज्ञान किसी काम का नहीं? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्ञान बिल्कुल जरूरी है। आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक सिद्धांत समझने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप पैसा लगा कहाँ रहे हैं, उसमें रिस्क क्या है। ज्ञान आपको एक अच्छी प्लानिंग करने में मदद करता है, लेकिन सिर्फ ज्ञान का होना ही काफी नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब वो ज्ञान व्यवहार में बदलता है, खासकर जब दबाव का समय हो। हाउसल का तर्क है, और कई स्टडीज भी ये दिखाती हैं कि एक औसत बुद्धि वाला इंसान जिसके पास शायद लिमिटेड फाइनेंशियल नॉलेज हो, अगर वो कुछ सिंपल से बिहेवियरल प्रिंसिपल्स को लगातार फॉलो करे, जैसे नियमित रूप से बचाना, डाइवर्सिफाई करना, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना, और सबसे जरूरी पैनिक में आकर फैसले ना लेना, तो वो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ एक बहुत इंटेलिजेंट, हाईली एजुकेटेड इंसान जिसे शायद मार्केट की हर बारीकी पता हो, वो भी बहुत बड़ी गलतियां कर सकता है अगर वो अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं रख पाता। ओवर कॉन्फिडेंस, अपनी भविष्यवाणियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा, या फिर डर और लालच के आगे घुटने टेक देना, ये सब उस सारे ज्ञान को बेकार कर सकते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सबसे स्मार्ट लोग बुरी तरह फेल हुए। अच्छा। और यहीं पर वो किस्मत वाली बात फिर से जरूरी हो जाती है। ये मानना कि आपके कंट्रोल से बाहर भी बहुत कुछ है, और कामयाबी में लक का भी हाथ होता है। ये आपको विनम्र बनाता है, या आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। जब आप मानते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं और सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप ज्यादा सावधान रहते हैं। आप गलतियों के लिए थोड़ी गुंजाइश रखते हैं, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, और शायद बेहतर लॉन्ग टर्म फैसले लेते हैं। ये विनम्रता भी एक तरह का बिहेवियरल स्किल ही है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करें तो इन आइडियाज से कुछ मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि पैसे का खेल दिमाग से ज्यादा व्यवहार का खेल है। आप जानते क्या हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप करते क्या हैं, खासकर मुश्किल वक्त में। दूसरी बात, अमीर दिखना और धनी होना, ये दो अलग अलग गोल हैं। दिखावे के पीछे भागने से अक्सर सच्ची दौलत यानी फाइनेंशियल आज़ादी दूर हो जाती है। असली धन दिखता नहीं है और वो आपको विकल्प देता है। तीसरी, इनफ यानी पर्याप्त की अपनी पर्सनल परिभाषा ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना आप सोशल कंपैरिजन और ज्यादा की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में फंस सकते हैं। संतुष्टि बाहर से नहीं, अंदर की समझ से आती है। और चौथी, शायद सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि लंबे समय तक धैर्य रखना और अपनी भावनाओं, खासकर डर और लालच पर कंट्रोल रखना है। मुश्किल वक्त में टिके रहना ही अक्सर जीत दिलाता है। ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छे फाइनेंशियल फैसले हैं वो शायद किसी एक्सेल शीट पर नहीं लिए जाते, बल्कि घर पर शांति से बैठकर अपनी जिंदगी के लक्ष्यों और वैल्यूज पर सोचते हुए लिए जाते हैं। ये ज्यादा मानवीय, ज्यादा ह्यूमन प्रोसेस है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ पैसे या इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित नहीं है। ये जिंदगी के लगभग हर पहलू पर लागू होते हैं। अपनी भावनाओं को समझना, अपने बायसेस को पहचानना, जैसे कन्फर्मेशन बायस या लॉस अवर्जन, सोशल प्रेशर से हटकर सोचना, और हमेशा लॉन्ग टर्म नतीजों को ध्यान में रखना, ये सारी क्षमताएं आपको बेहतर करियर डिसीजन लेने में, मजबूत रिश्ते बनाने में, और यहाँ तक कि एक हेल्दी जिंदगी जीने में भी मदद करती हैं। पैसे की साइकोलॉजी को समझना हमें सिर्फ एक बेहतर इन्वेस्टर नहीं बनाता, बल्कि शायद एक ज्यादा बैलेंस्ड और संतुष्ट इंसान भी बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस का नंबर नहीं है। असली दौलत है अपने वक्त पर कंट्रोल होना, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी होना, भविष्य के लिए ऑप्शंस खुले रखना, और उन लोगों के साथ वक्त बिता पाना जिनसे आप प्यार करते हैं। ये उन चीजों पर फोकस करने में मदद करता है जो असल में जिंदगी को मायने देती हैं। तो चलिए आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं, जिस पर आप बाद में अकेले में सोच सकते हैं। आपके लिए इनफ यानी पर्याप्त का क्या मतलब है? क्या यह परिभाषा सच में आपकी अपनी है, आपके अपने मूल्यों और जरूरतों पर आधारित है, या फिर ये कहीं अनजाने में बाहर की दुनिया की उम्मीदों से, विज्ञापनों से और दूसरों से आपकी तुलना से प्रभावित तो नहीं हो रही? सिर्फ ये सवाल पूछना, मेरे लिए असल में जरूरी क्या है, और इसका ईमानदारी से जवाब खोजना, शायद आपकी फाइनेंशियल लाइफ को और शायद आपकी पूरी लाइफ को ही एक नई, ज्यादा मीनिंगफुल दिशा दे सकता है। आज इस गहरी और प्रैक्टिकल चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।